हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश स्पेशल शुरू होगा और एकदम शुरू से होगा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल में भारत से संबंधित जितनी भी प्रकार के गतिविधियाँ हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हों, भौगोलिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, और इस समय तो उत्तर प्रदेश मेंस के लिए स्पेशल के रूप में ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में एक केंद्र में होने के नाते, उत्तर में सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते, जनसंख्या के दृष्टि से और सामरिक रूप से भी उत्तर प्रदेश का एक अलग महत्व है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए एग्ज़ाम में, खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए वेटेज बढ़ता जा रहा है। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात मेंस के लिए मैं सीरीज चलाऊंगा और सारे सब्जेक्ट को, जो मेंस के लिए सारे पेपर हैं, अभी तक तो 4 पेपर जीएस के हैं। उसके बाद में जो भी अभी नोटिफिकेशन जो है आ गया है, अब उसको देखने पश्चात दिया कि किस तरह की गतिविधियाँ वो मेंस में बढ़ाते हैं, तो उसी हिसाब से हम मेंस के लिए क्लासेस चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज हम चर्चा करेंगे कि इतिहास में क्या योगदान था। उत्तर प्रदेश में इतिहास में क्या योगदान था। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो भारत का इतिहास है, प्राचीन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उत्तर प्रदेश में चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन का इतिहास हो, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, आधुनिक, सबका योगदान बराबर रहा है। अब प्राचीन भारत के इतिहास में अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को आप इग्नोर करें तो प्राचीन भारत के इतिहास की नींव ही खराब हो जाएगी। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश को शामिल कर लिया जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में ज़्यादातर जो केंद्र है, जड़ें हैं, वो यहीं से निकलती हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जब तक गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश दिल्ली में करते हैं, उसके पहले बदायूं के इक़्तिदार थे और धीरे धीरे जब मुग़ल साम्राज्य आता है तो आगरा में बहुत दिनों तक मुग़लों ने राजधानी के रूप में कार्य किया। जब राजधानी दिल्ली ले जाकर के, आगरा से दिल्ली ले जाकर के शाहजहां ने बसाया, तब उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी राजनीतिक गर्माहट कम हुई। उसके बाद फिर आधुनिक भारत के इतिहास में चाहे मंगल पांडे हों, बेगम हजरत महल हों, नाना साहब हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान बढ़ चढ़ करके भारत के इतिहास में दिया है। वर्तमान की राजनीति यदि देखी जाए तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल होता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पूरे 550 सीटों में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। 245 सीटों में से 31 सीटें राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास, वर्तमान, भूत, भविष्य, उसमें सबसे ज़्यादा निर्णायक हमेशा रहा है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश का क्या क्या योगदान रहा और क्या क्या रोल रहा। प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश में
देखिए प्राचीन इतिहास आप देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक, और इसके बीच में है आद्य ऐतिहासिक। मतलब एक तो इतिहास ना हो और दूसरे में इतिहास हो पढ़ा ना गया हो और तीसरे में इतिहास भी हो और पढ़ा भी गया हो, से कार्यक्रम जब प्रारंभ होता है और वर्तमान की स्थिति तक उत्तर प्रदेश के योगदान में देखा जा सकता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले एक स्थान है बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में पुरापाषाण काल, बेलन घाटी में पुरापाषाण काल से संबंधित जो है खोज हुई और बेलन घाटी में इलाहाबाद के अतिरिक्त मिर्जापुर जिले में भी प्रागैतिहासिक मानव के सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता लगाया गया। जैसे पुरापाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐसे क्रम जो हैं, जो पूरे भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश में पूरे क्रम में देखे जा सकते हैं। बेलन घाटी में सांस्कृतिक अवस्थाओं को, मानव से संबंधित गतिविधियों को देखा गया। शैल चित्रकला में विश्व में सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ और कहाँ पे? सोहागपुर में। एसीएल कार्लाइल ने इसकी खोज की और इसके पश्चात भारत के विभिन्न स्थानों पर शैल चित्रकला खोजे गए। यानी कि शैल चित्र में सबसे पहले मिर्जापुर में खोजा गया पूरे विश्व में, उसके बाद अलग फैला। और वहीं उत्तर भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण भी पाए गए और 1822 में यह उपलब्धि के पश्चात उत्तर प्रदेश विभिन्न स्थलों पर ताम्र निधियाँ भी प्राप्त किया गया। एक इटावा में उत्तर प्रदेश में एक क्रीवी कबीला रहता था जो दसराग युद्ध में भरत जन के सहयोग किया था, भरत जन का मित्र था। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये तो रहा एक ऐसा छोटा सा समरी जिसमें कि आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसको ऐसे आप कर दीजिए। उत्तर में मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे था। चिनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर में। पश्चिम में सुतका गेंडोर, दास्क नदी किनारे, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान यहाँ पे था। और दक्षिण में दायमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र, और पूर्व में हिंडन नदी, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश
मेरठ के आसपास में और पूर्वी बिंदु। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे कि एक त्रिभुज के आकार की आकृति जब हुआ करती थी, उस त्रिभुज के आकार के आकृति में यदि इसको 4 भागों में आप विभाजित करें तो एक भाग उत्तर प्रदेश का भी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पूर्वी भाग था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में निवासित था। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से जिस तरह से प्रारंभ करते हैं तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, साथ ही पूरे बेलन घाटी से लगे हुए क्षेत्र में हम पूरा पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गाजियाबाद, मेरठ, ये जितने क्षेत्र आते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के आलमगीरपुर से जुड़े हुए थे या तो उसके पश्चात उसके क्षेत्र के विस्तार में पाए जाते थे। वर्तमान में मांडी, हुलास, ये सारे जो हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है, एक अगर यहाँ पे 16 प्रश्न बन रहे हैं, 16 प्रश्न आपके बन रहे हैं, 16 प्रश्न में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या था, तो उत्तरी बिंदु था मांडा। किस राज्य में है? अब तो लद्दाख में हो गया है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि अब लद्दाख में हो गया है, यूटी लद्दाख हो गया है। चीनाब नदी के किनारे है। पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो सुतका गेंडोर है, दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में है। दायमाबाद, प्रवरा नदी महाराष्ट्र और दक्षिण में। मतलब यहाँ पे सब मिलाने को देगा तो 16 प्रश्न बनते हैं, उनमें से 4 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। मेरठ, गाजियाबाद का क्षेत्र आता है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्व की लकीर थी वो उत्तर प्रदेश से गुजरती थी। हुलास, मांडी, मांडा उत्तर में सबसे है, वर्तमान लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन मांडी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है। हुलास उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रहे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े कौन कौन से भाग हैं? आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, ये कहाँ पे हैं? ये सब उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये तो कई बार पूछा गया है, तो ऐसे संबंधित हैं। ऋग्वैदिक काल में, जब हम ऋग्वैदिक काल में आते हैं ऋग्वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता किस पे आधारित थी? कृषि पे आधारित था और नदियों के किनारे शहर बसे होते थे, गांव बसे होते थे। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आता है तो वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक पूर्व वैदिक, एक पश्चात वैदिक। यानी पूर्व वैदिक को ऋग्वैदिक काल कहा गया, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य है, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र देखे गए, पंजाब से नीचे का बेल्ट लेकर के, जैसे उत्तर प्रदेश का चाहे यमुना का तट हो,
गंगा का तट हो, बेलन घाटी का तट हो, सोन का तट हो, इन सब तटों के आसपास में देखा गया ऋग्वैदिक काली कल्चर को। ऋग्वेद में पहली प्राथमिकता पशुपालन था और दूसरा कृषि पर आधारित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग चरवाहा हुआ करते थे। ये लोग चलते थे तो जहाँ पे रुकते थे 6 महीना 5 महीना एक फसल उगाते थे, काटते पीटते थे, फसल लाते थे और चल देते थे। घोड़े के शौकीन हुआ करते थे, बाकी फसल जला देते थे। कबीलाई प्रवृत्ति के लोग थे। अब इन सब के बहुत पहले जब हमारे यहाँ के पुरुष, हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग जानवर के भांति रहते थे, कच्चा मांस खाते थे और जो है जंगलों में रहते थे, वास होता नहीं था। तो पहला पालतू कुत्ता, तो ये सब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे से आपको पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो आपको सारे क्लासेस क्रमशः मिलेंगी। ऋग्वैदिक काल में भारत के योगदान में उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है और उसके पश्चात 16 महाजनपद 16 महाजनपद। अब इसमें से 16 महाजनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। मतलब जिस हम 16 महाजनपद का इतिहास पढ़ते हैं उसका 50% भाग अकेले उत्तर प्रदेश में है। 16 महाजनपद के पहले की हायरार्की जो है, सबसे पहले, अब इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे रोक लीजिए, मैं भी इसको विस्तृत से कराता हूं। सबसे पहला वंश जो ऐतिहासिक रूप में देखा गया ऋग्वैदिक के बाद में, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद में हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में धीरे धीरे यहीं पे मगध का उत्थान होता है। और मगध पड़ता है बिहार में। लेकिन मगध के उत्थान के पश्चात 16 महाजनपद में से एक ये भी है और 8 महाजनपदों का आधार कौशल, बस्ती, काशी, कौशाम्बी और मथुरा, इन सारे बेल्टों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 8 क्षेत्र कौन कौन से थे, जिस पर मैं 16 वक्तव्यों में 8 को चर्चा के रूप में लेता हूं अभी। चलिए, अब 16 महाजनपद में आठ महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसमें से कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के पास में स्थित क्षेत्र है। अब ये कुरु वही कुरु है और इंद्रप्रस्थ का आप नाम सुने होंगे। वर्तमान में एनसीआर में पड़ता है। इंद्रप्रस्थ एक स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन है। लेकिन याद कीजिए, युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पे राज्य करने के लिए कर रहे थे। अब किंवदंती देखा जाए तो महाभारत से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनके आधे से ज़्यादा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मेरठ उरठ के पास में। इंद्रप्रस्थ की नगरी में 5 गांव के लिए पांडवों ने दुर्योधन से कहा था, मुझे मात्र 5 गांव दे दीजिए, हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन के मामा थे शकुनी। शकुनी के साथ में स्थिति ये थी कि उनके पिता को और उनके वंश को दुर्योधन के द्वारा नाश कर दिया गया था और उसके बदला के स्वरूप में, प्रतिशोध के स्वरूप में शकुनी ने अपने भांजे के विनाश का रास्ता बना दिया और वो
यहाँ पे जो दुर्योधन की माता हैं, दुर्योधन के माता के को एक अवसापित के रूप में या कह सकते हैं कि पहले होता था जो मांगलिक, आज भी होता है कि जो मांगलिक कन्याएं होती हैं उनका विवाह पहले किसी जानवर या किसी पेड़ से करा दिया जाता है, उसके बाद में किसी पुरुष से शादी कराई जाती है। ऐसी ही स्थिति दुर्योधन की माता के साथ हुआ था। और जब द्वंद्व युद्ध में एक दूसरे के पांडव और युधिष्ठिर कौरव आमने सामने थे, तब वहाँ पर इस मिथ्या को लगा दिया जाता है कि तुम क्या बोलोगे अपनी माँ के बारे में, देखो कि दूसरी शादी का आधार है। जबकि नारी के पतिव्रता को गांधारी के लिए किसी भी रूप में कोई भी अपशब्द बोलना पाप समझा जाता था, इतनी पतिव्रता थी वो। पति अंधे थे, इसलिए उन्होंने अपनी पट्टी आजीवन बांध लिया। परंतु दुर्योधन को यह बुरा लगा और जा करके गांधार नरेश से कहते हैं कि क्या यह सत्य है कि मेरी माँ का विवाह किसी अन्य के साथ पहले हुआ था। तो वो कुछ बताते, उसके पहले ही दुर्योधन को जब लगा कि ये बात सत्य है तो उन्होंने सबको एक कमरे में बंद करके और महज एक मुट्ठा चावल दिया जाता था। उस एक मुट्ठे चावल में अगर कोई खाता तो सब मरते, इसलिए गांधार नरेश ने अपने पुत्र शकुनी को कहा कि तुम प्रतिशोध लो कि मेरा जिस तरह वंश विनाश हो रहा है ऐसे ही दुर्योधन का वंश विनाश कर दोगे। और फिर वो चावल सब लोग एकत्रित करके जो भी मुट्ठा होता था वो शकुनी को देते थे और शकुनी खा लेते थे। धीरे धीरे सब लोग मर गए और मात्र शकुनी बचा। फिर उसने अपना सब कुछ त्याग करके, फिर जब उनको लगा दुर्योधन को कि शकुनी को कुछ नहीं चाहिए, तो उसके कूटनीतिक बुद्धि के लिए इनको साथ ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक शकुनी का जो प्रतिशोध था, उस प्रतिशोध की ज्वाला में जो उनके पिता गांधार नरेश थे, उनके हड्डी से पासा बनाया गया था और उसी पासा के बल पे जो है पूरी कहानी रही है। तो वो कहानी जो थी वो उत्तर प्रदेश के कुरु के पास रही है। ये कुरु वही है जहाँ पे महाभारत का स्थान सुनिश्चित था। दूसरा है चेदी। चेदी है, इसकी राजधानी है सुक्तमती। सुक्तमती ये बांदा बुंदेलखंड के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति है, यानी एक तरफ मेरठ तो दूसरा है चेदी। सुक्तमती राजधानी थी और बांदा बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। तीसरा है पांचाल। पांचाल की दो राजधानियां थीं, एक तो थी अहिछत्र और दूसरा था काम्पिल्य। अहिछत्र वर्तमान में बरेली में आता है और काम्पिल फर्रुखाबाद में आता है। तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज के कुछ क्षेत्र मिला करके पांचाल आते हैं। महाभारत में पांचाली नाम सुना होगा। द्रौपदी जी को पांचाली कहा जाता था। वो पांचाल, यही पांचाल नरेश की पुत्री थी। तो पांचाल की राजधानी था, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र था और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य था। वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज का क्षेत्र आता है। अगला है काशी। काशी महाजनपद का जो राजधानी था वो था वाराणसी और ये बनारस का क्षेत्र जो है पूरा काशी क्षेत्र में आता था। और काशी के राजा थे प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन का विवाह मगध के राजा बिंबसार के साथ हुआ था। प्रसेनजित की बहन महाकोसला का विवाह बिंबसार के साथ हुआ था और जब बिंबसार को अजातशत्रु ने मार दिया तब प्रसेनजित अपना क्षेत्र जो कौशल काशी कुछ क्षेत्र उनको दिए थे दान, उसे वापस ले लिए। और काशी के राजा प्रसेनजित ने अपना क्षेत्र जब वापस ले लिया तो अजातशत्रु को बुरा लगा। अजातशत्रु ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। जब इनके ऊपर अटैक कर दिया, देखिए कौशल के राजा और कौशल के क्षेत्र में ही काशी बनारस पूरा क्षेत्र आता था क्योंकि ये बहुत बड़े राज्य में इनका था। तो काशी अजातशत्रु को फिर कौशल के राजा प्रसेनजित ने दिया था क्योंकि अपनी पुत्री अब वजीरा का विवाह उनके साथ कर देंगे। तो ध्यान रहे, ये जो कौशल है ये कौशल के राजा थे प्रसेनजित और काशी इनके क्षेत्र में था।
काशी को इन्होंने जीत लिया था, लेकिन इसे काशी को फिर मगध के राजा बिंबिसार को इन्होंने दे दिया था। और अपनी बहन का महाकौशला कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री थी। महाकौशल की पुत्री थी महाकौशला। इनका विवाह हुआ मगध राजा बिंबिसार से। इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनको मार दिया तो प्रसेनजित ने जो अपनी बहन के शादी में काशी को दे दिया था, उस काशी को फिर से वापस ले लिया। अजातशत्रु ने इनके ऊपर फिर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, ये पराजित हो गए। फिर इन्होंने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से। और फिर काशी को दे दिया मगध के लिए, फिर दे दिया काशी को। तो काशी ज़्यादातर कि या तो कौशल के पास रहा है और या तो फिर मगध के पास रहा है। तो बनारस का पूरा क्षेत्र लगभग आ जाता है। तो महाकौशला फिर वजीरा विवाह हुआ। ये सारी क्लासेस हम पढ़ा चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, और कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। ये वही मल्ल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी गए थे कुशीनारा। ये कुशीनगर को उस समय कुशीनारा कहा जाता था। तो वहाँ पर जब गए थे तो उन्हीं पे कहा था कि मुझे भूख लगी है, तब उनको मिला था सुकर माधव। अब सुकर माधव का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने सुअर का मांस खाया था, और कुछ लोग कहते हैं सुअर के बाड़े में उन्होंने खाना खाया था। दोनों की स्थिति जो भी रही, उसके बाद ही उनको जरा हो गया और उसके पश्चात उनको देहांत हो गया और वो दुनिया को त्याग दिए। तो मल्ल, फिर कौशल की दो राजधानी थी। उत्तर कौशल की राजधानी थी साकेत और दक्षिण कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यानी अवध के आसपास का क्षेत्र पूरा जो है कौशल में आता था। यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक 21 वर्षावास बिताया था। 21 वर्षावास क्या बौद्ध धर्म में होता था? क्या बौद्ध धर्म में 8 माह ये सब लोग क्या करते थे? भीख मांगते थे, यानी भिक्षु जीवन जीते थे। और 4 माह जो वर्षा का होता था, उसे एक जगह रुक करके पश्चाताप करते थे कोई गलतियों का, और वहीं पे विश्राम करते थे। तो ये 21 वर्षावास, एक वर्षावास में 4 माह, और यानी 21 वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया था 21 वर्षावास। 21 पहले, ये तो साल 2 साल इस बाद में आया। पहले वर्षावास बोला जाता था कि 1 वर्षा 2 वर्षा, मतलब 1 साल 2 साल। 21 साल तक जो वर्षा का समय होता था, उससे श्रावस्ती के पास महात्मा बुद्ध ने बिताया था, और वो यहीं पे है, कौशल की राजधानी थी। अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो है इसमें आता था। और 8वां है वत्स कौशाम्बी, जो प्रयाग के क्षेत्र में आता, प्रयागराज के आसपास के पूरा क्षेत्र था। अब यहाँ पे ये देखना है कि 8 क्षेत्र तो ये हो गए जो उत्तर प्रदेश में थे, और अन्य 16 जनपद में से 8 जनपद कौन कौन थे? तो आप देखेंगे, एक है तक्षशिला। तक्षशिला की राजधानी था गंधार, राजधानी गंधार था, और ये पेशावर पाकिस्तान में वर्तमान में है। दूसरा मगध, मगध की राजधानी राजगृह। और तीसरा है अंग। ये अंग की राजधानी थी चंपा। यहीं के राजा थे राजा कर्ण, और इसीलिए राजा कर्ण को अंगराज कहा जाता था। उसके बाद में वैशाली, वज्जी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। उसके बाद अवंती की राजधानी था महेशमती।
महेश्मती या उज्जैन, और एक है पैठान। अवंती की राजधानी है पैठान। अवंती की राजधानी उज्जैन और महेश्मती। उसके बाद में कंबोज की राजधानी हाटक, और फिर है असमक की राजधानी है पैठान या पोतन। यहीं के राजा थे चंडप्रदोत, जिसमें जीवा को भेजा गया था। और एक है जो है मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य पड़ता है राजस्थान में, असमक पड़ता है दक्षिण गोदावरी के पास, कंबोज हरियाणा में पड़ता है, अवंती मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, उज्जैन महेश्मती है, और वज्जी वैशाली बिहार में पड़ता है, अंग बिहार में पड़ता है, मगध बिहार में पड़ता है, तक्षशिला पाकिस्तान में। तो 8 ये और 8 ये 16 महाजनपद हैं, और 16 महाजनपद में से पूरे भारत के 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।